अस्सलाम वालेकुम जी। पिछले 2-3 माह से या 4 माह से डोलमेन सिटी रीट डीसीआर जो शेयर है या यूनिट है डोलमेन सिटी रीट की, उसकी जो प्राइस थी वो 31-32 के दरमियान चलती आ रही थी। लेकिन अचानक से 3-4 दिन पहले वो बढ़ने लग गई, 33 पे गई, फिर 4 पे गई और मार्केट थोड़ी सी उसके बाद 1400 पॉइंट्स नीचे आ गई, तो उसके साथ हल्की सी वो नीचे आई है। लेकिन लग रहा है कि और भी ऊपर जाएगी। तो ये बढ़ने की रीज़न डिग आउट करने के लिए मैंने ज़रा थोड़ा देखना शुरू किया कि ये वजह क्या है। इतने अरसे से एक जगह पे रुका हुआ था, ये तो अचानक से चलने लग गया। तो वो पता चला कि जो डोलमेन सिटी रीट वाले, उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दी है अपनी, जो एनालिस्ट ब्रीफिंग होती है उसमें ऑनलाइन उनकी ब्रीफिंग थी। तो वो बाद में उन्होंने पीएसएक्स के अपने इन्वेस्टर्स के लिए ऑनलाइन भी उसको दे दिया प्रेजेंटेशन। तो उस प्रेजेंटेशन में जो है उन्होंने अपनी नेट एसेट वैल्यू, जो कि एक रियल वैल्यू होती है किसी भी म्यूचुअल फंड या रीट या किसी भी ईटीएफ की, जो अंडरलाइंग एसेट्स होती है ना, उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू उस वक्त बनती होती है, उसकी रीट के केस में उसकी सारी रेंटल इनकम वगैरह को मिला के प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन और सब कुछ करके, तो जितने का वो शेयर या यूनिट होना चाहिए, उसको नैव कहते हैं, वो उन्होंने असल में बताई थी, जो कि करंट प्राइस से ज़्यादा थी। और उस प्रेजेंटेशन में और भी काफ़ी चीज़ें उस बिज़नेस के बारे में, जो कि रीट है, रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, उन्होंने बताई हैं जो कि फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो आए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और उस प्रेजेंटेशन को देख लेते हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो नेट एसेट वैल्यू होगी, जिसकी बेस पे अभी भी स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहा है और उस प्राइस तक तो कम अज़ कम जाएगा ही। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डोलमेन सिटी रीट वाला मैंने पेज ओपन किया हुआ है। ये उसका ग्राफ है प्राइस का। तो 1 डे के बजाय हम 6 मंथ्स को ओपन कर लेते हैं। तो ये तकरीबन पिछले काफ़ी महीनों से, तकरीबन 3-4 महीनों से 31-32 की प्राइस पे ये ट्रेड कर रहा था। तो अचानक से इसकी प्राइस बढ़ के 34 तक पहुंच गई थी। अभी ये मार्केट के साथ थोड़ी सी ऊपर और नीचे हुई है, लेकिन ये जैसे ही मार्केट थोड़ी सी रिकवर करती है, ये और ऊपर जाने का चांस है। तो अब हर चीज़ की एक वजह होती है, तो इसकी वजह भी जब मैंने थोड़ा सा डिग डाउन किया तो पता चला कि ये 9 मिनट्स में, अदर्स में अगर आप जाएं, तो अभी नवंबर 27 को जो है एक कारपोरेट ब्रीफिंग दी है, जिसमें इसकी जो फेयर वैल्यू बनती है ना, वो उन्होंने रिवील किया कि इसकी प्रॉपर वैल्यू क्या होनी चाहिए पर यूनिट, जो इसके एसेट्स की ओरिजिनल वैल्यू है। तो उसकी बेस पे ये बढ़ना शुरू हुआ है दोबारा से। और ये मार्केट के साथ बड़ा था, फिर मार्केट 1400 पॉइंट नीचे आई, तो जाहिर है हर स्टॉक पे थोड़ा सा असर पड़ता है, लेकिन ये दोबारा अपनी उस फेयर वैल्यू की तरफ जाएगा। इस प्रेजेंटेशन में और भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बताई हैं, जो कि इसके बिजनेस को जानने में हमारी मदद करेंगी। तो वो हम इसको देख लेते हैं। इसमें पहले सबसे टेबल ऑफ कंटेंट है, ज़ाहिर है, सेक्टर ओवरव्यू, स्कीम ओवरव्यू और ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल हाइलाइट्स। तो ये छोटी सी एक प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले उन्होंने बताया हुआ कि ये जो सेक्टर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, ये किस तरह काम करते हैं। तो इसमें होता यही है कि कोई भी एक प्रॉपर्टी होती है, उसको छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और वो इतने छोटे यूनिट्स होते हैं कि कोई भी परचेज कर सकता है। तो जो भी, हर कोई अपने लिहाज से उसमें इन्वेस्ट करता है, और नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो ख़रीद सकता है या ख़रीदना चाहता है वो ख़रीद लेता है। उसके बाद फिर जब उसकी इनकम आती है, कोई भी रेंटल इनकम होती है या किसी तरह की कोई उधर मार्केटिंग के बोर्ड्स लगे हुए हैं, इवेंट हो रहे हैं, कुछ भी, हर तरह की जो इनकम होती है उसको फिर उन्हीं यूनिट्स के लिहाज से डिवाइड किया जाता है। यानी कि अगर 1 लाख यूनिट है फॉर एग्जांपल, तो 1 लाख यूनिट्स पे डिवाइड करके और उन यूनिट होल्डर्स को दे दिया जाता है। तो इसको स्टॉक या यूनिट भी कह सकते हैं। वैसे यूनिट्स कहते हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के लिए, वैसे जो है वो स्टॉक या शेयर कहते हैं आप किसी भी कंपनी का। रीट कैसे काम करती हैं? सबसे पहले एक कोई भी कंपनी जो है वो सिलेक्ट की जाती है, जो कि एक डीड के थ्रू सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के साथ डीड करती है कि वो किसी एक खास प्रॉपर्टी को मैनेज करेगी। फिर वो प्रॉपर्टी की वो वाली कंपनी, जो कि डोलमेन सिटी रीट के केस में आरिफ हबीब जो है वो हैं, और वो
किसी भी प्रॉपर्टी वैल्यूएटर के थ्रू, फिर शरिया एडवाइज़र के थ्रू सब कुछ करके उस प्रॉपर्टी की वैल्यू पहले निकालते हैं, फिर उसको यूनिट्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी के थ्रू उसकी यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है। अब इसके बाद जो भी उसकी इनकम आ रही होती है वो भी इसी की ज़िम्मेदारी होती है। आरिफ हबीब रियल एस्टेट मैनेजमेंट कंपनी होती है जो भी, उसी की ज़िम्मेदारी होती है कि जो भी उस पे रेंट या सेल से जो भी इनकम आए उसको उन्हीं यूनिट्स पे डिवाइड करके फिर डिविडेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए उन सब लोगों में जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। इस तरह से जो भी आपका जितना भी रेंटल इनकम या हर तरह की इनकम होती है वो डिवाइड होके आपके स्टॉक एक्सचेंज के यूनिट होल्डर्स तक पहुंचती रहती है और एक सेंटर में एक कंपनी होती है जो कि उस सब को मैनेज कर रही होती है। तो चाहे वो प्राइवेट जो ओनर्स हैं उसके और जो पोर्शन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है और लोगों ने यूनिट्स ली हुई हैं उन सब में वही कंपनी जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है और वही बताती है कि अकाउंट्स वगैरह सब कुछ उन्हीं के पास होता है, मैनेजमेंट भी, कि इस दफ़ा इतना रेवेन्यू है, सब कुछ वही मैनेज कर रहे होते हैं। फिर इसमें बताया हुआ टाइप ऑफ रीट्स कौन सी होती हैं। डेवलपमेंटल REITs established with the objective of development, construction, refurbishment of a real estate, industrial, commercial, residential combination of uses। तो डेवलपमेंटल रील जो होती है वो उसका काम होता है कि किसी भी कोई एक बिल्डिंग या मल्टीपल बिल्डिंग्स वगैरह को डेवलप करती हैं वो, उसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह करके, तो जब वो सेल आउट हो जाते हैं तो वो बस उसका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। रेंटल रील जो होती है वो किसी भी एक रियल एस्टेट को लेके उससे जो जितनी भी रेंटल इनकम होती है बस उसको डिवाइड किए जाते हैं वो यूनिट होल्डर्स में। और इसी तरह हाइब्रिड रीट फिर वो होती है जो कि डेवलपमेंट भी कर रही होती है, नए नए प्रोजेक्ट्स में डेवलप भी कर रहे होते हैं और उसको भी सेल कर रहे होते हैं और साथ कुछ प्रोजेक्ट्स का रेंट वगैरह भी ले रहे होते हैं। इस तरह से ये चलता है। तो ये जो हमारी डॉल्फिन सिटी रीट है ये असल में रेंटल रीट है जो कि डॉल्फिन मॉल और उसके साथ जो टावर्स वगैरह हैं उनको करती है। और एक और हार्बर फ्रंट भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। इंट्रोडक्शन स्कीम्स ओवरव्यू, अब ये थोड़ी सी उसकी और डिटेल आ गई। आरिफ हबीब डॉल्फिन मैनेजमेंट लॉन्च्ड इन पाकिस्तान फर्स्ट रीट, ये जून 2015 में लॉन्च हुआ था। फिर ये कंप्राइजेज ऑफ डॉल्फिन मॉल एंड हार्बर फ्रंट, ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, जिसमें ऑफिस स्पेसेस विद फ्यूचर प्लानिंग ऑफ होटल एंड सर्विस्ड अपार्टमेंट्स। तो ये फिर हार्बर फ्रंट और डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन के बारे में है। फिर ये यहाँ पे भी डिटेल दोनों की दी हुई है। तो हार्बर फ्रंट जो है पाकिस्तान प्रीमियर कॉर्पोरेट एड्रेस, द हार्बर फ्रंट is located at scenic coastline of Karachi, soaring 19 levels above the Arabian Sea। तो ये टावर्स वगैरह बताए हुए हैं, ये हार्बर फ्रंट साथ ही है। फिर ये डॉल्फिन मॉल है, फिर ये AB टावर है, एग्जेक्टिव टावर है। ये सारा इस रीट के अंदर आता है। ये पूरी जो एक प्रॉपर्टी है ना वो इसी के अंदर आती है। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी फर्दर या जो भी रेंट वगैरह वो फिर इसके उसमें आता है। अच्छा, अब ये इसकी डिफरेंट डिटेल्स बताई हुई हैं कि नेचर ऑफ स्कीम परपेचुअल रेटेड लिस्टेड क्लोज्ड एंड शरिया कंप्लाइंट रेंटल रीट है। ये रियल स्टेट, इसमें फिर ये दो रियल स्टेट्स आती हैं जिसमें 542,847 स्क्वायर फीट की डॉल्फिन मॉल है और फिर इसी तरह ये स्क्वायर फीट इसके हार्बर फ्रंट के भी बताए हुए हैं। फंड का साइज़ जो है एट इंसेप्शन शुरू में 10 रुपये फेस वैल्यू होती है, उस वक्त 22,000 मिलियन था तकरीबन, अब 74,000 मिलियन तक पहुंच चुका हुआ है। ट्रस्टी जो है वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी ऑफ पाकिस्तान है, CDC। फिर रेटिंग AAA बाय VIS, ये सबसे टॉप की रेटिंग समझी जाती है। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें करेंगे वो कितनी सेफ है। तो ये AAA मतलब टॉप पे आता है, टॉप टियर रेटिंग है इसकी, और वो भी VIS क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। तो ऑक्यूपेंसी अगर देखें तो डॉल्फिन मॉल क्लिफ्टन जो है वो 97.8% जो है वो पूरा रेंट पे लगा हुआ है। तकरीबन बस 2.2
10% जो है ना वो बस थोड़ा सा रहता है, और अर्बन फ्रंट 100% जो है वो ऑक्यूपेंसी है इसकी पूरी की पूरी, वो जो है वो रेंट पे। इसके बाद नेट एसेट्स वैल्यू जो इसकी रिवील की है ना, जिसकी वजह से असल में प्राइस बढ़ी है, वो ये है। ये असल में इंडिपेंडेंट वैल्यूएटर से वैल्यूएट भी करवाते रहते हैं, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू पर यूनिट पूरी बनती है, फिर उसको पर यूनिट पे डिवाइड करते हैं। तो जून 30 की जब इन्होंने अभी वैल्यूएट कराई जून 30 के लिहाज से, तो उसकी अर्निंग के लिहाज से और उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के लिहाज से सब कुछ डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं उसके अंदर, तो ये 34.41 बनी। तो स्टॉक जो है या इसकी यूनिट 31-32 पे चल रही थी काफ़ी अरसे से, 6 महीने से, लेकिन इसको देखते ही अचानक वो फिर अभी जो तेज़ी आई है। अच्छा, ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल हाइलाइट्स में ये इन्होंने ब्रांड्स बताए में कैरिफोर, प्रॉक्टर एंड गैबल, एमी, पोमा, टेस्ट्रो, निशात लिनन, ग्लोरिया जीन्स, आइडियाज़, ये सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स, अंदर कुछ लोकल प्रीमियम ब्रांड्स, खाडी वगैरह हो गया, सिटी बैंक, ये वो, शेवरॉन, आल्डो, बाइको, ये सारे जो है ना, सैफायर वगैरह, ये बड़े बड़े ब्रांड्स ये बता रहे हैं कि हमारे साथ जो है वो इन में एज ए टेनेंट्स है। आउटलुक जो बता रहे हैं, डोलमेन मॉल क्लिफ्टन रिमेन्स वेल पोजिशन टू कैप्चर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज सपोर्टेड बाय सस्टेन्ड डिमांड फ्रॉम बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल रिटेल ब्रांड्स। As one of the Pakistan's pioneering international standard shopping malls, it continues to attract a broad and diverse customer base। यानी कि इसके जो लोकल एंड इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है, और कस्टमर बेस भी जो है वो उसकी वजह से डाइवर्स जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड है, अट्रैक्ट होती है। Additionally, ongoing investments in facilities and services, including dining and entertainment options, will further elevate the customer experience. With professional property management, long lease expiries, and extensive marketing activities, renowned tenants, we remain confident। अब वही बता रहे हैं कि ये जो इसमें है, एक तो फर्दर इन्वेस्टमेंट वगैरह कर रहे हैं स्पेशली डाइनिंग और एंटरटेनमेंट वगैरह में, तो वो फर्दर फ्यूचर में कस्टमर एक्सपीरियंस जो है बेहतर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये अट्रैक्ट करेंगे, और मतलब फ्यूचर इसका ब्राइट है। अच्छा, इसमें अब इनकम का कंपैरिजन 30 जून 2022 से लेके ये बेसिकली ईयर एंडिंग्स हैं पिछले 4, तो उसमें बता रहे हैं कि इनकम किस तरह ये 3.7 बिलियन से बढ़ के 4.5 बिलियन 2023 में, फिर 5.1 5.8 बिलियन, इस तरह इनकम बढ़ती गई है। एक्सपेंसिव जो हैं एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल एक्सपेंसिव ज़ाहिर है वो भी थोड़े थोड़े बढ़े, लेकिन नेट इनकम भी उस तरह बढ़ी है। फिर अदर इनकम में इनकी वो जो इवेंट्स वगैरह करवाते हैं, फिर उसके अलावा जो इनके जो होल्डिंग्स बोर्ड्स वगैरह होते हैं उन पे फिर जो नेट प्रॉफिट है वो भी इसी तरह बढ़ा है। फिर अर्निंग पर यूनिट वो बता रहे हैं जैसे 1.47 होता था, 1.83, 2.03, 2.21, तो ये आहिस्ता आहिस्ता ईयर टू ईयर बढ़ता गया है। इसी तरह ये जो डिविडेंड दे रहे थे वो भी बढ़ता गया। नेट एसेट वैल्यू जो है वो पहले 28 रुपये थी, 31 रुपये, 32 रुपये, 34 रुपये। अच्छा, ये जब 28 थी तो ये काफ़ी कम का ट्रेड हो रहा था उस वक्त, तो खैर ये इसमें भी ईयर टू ईयर काफ़ी अच्छी जो है वो बढ़ता गया। अच्छा, अब यही चीज़ ये क्वार्टरली बेसिस पे बता रहे हैं कि जो 30 सितंबर 2024 को और 30 सितंबर 2025 को जो क्वार्टर्स एंड हुए, इनमें डिफरेंस क्या है। तो इनकम भी इंक्रीज हुई है 14%, नेट ऑपरेटिंग इनकम 30% इंक्रीज हुई है, नेट प्रॉफिट जो है 24% इंक्रीज हुआ है, अर्निंग पर यूनिट भी इसी तरह 24% और 26% जो है डिविडेंड भी इंक्रीज हुआ है। ये ईयरली जो डिविडेंड पे आउट है वो जैसे जैसे इनकी इनकम बढ़ती जा रही है ये देते जा रहे हैं ज़्यादा। शुरू में ये 0.25 पैसा देते थे, 0.25 रुपीज़, अब 0.63 तक पहुंच चुके हैं आहिस्ता आहिस्ता करते करते पर यूनिट जो है। अच्छा, ये बता रहे हैं कि ये जो रेवेन्यू इनका आता है वो असल में की ड्राइवर्स उसके कौन से कहाँ कहाँ से आता है।
और किन चीज़ों की वजह से सही ज़्यादा जो है वो आ रहा है। तो हाई ऑक्यूपेंसी रेट जो है कंसिस्टेंटली मेंटेन्ड लेवल्स ऑफ अबव 97%। जून 2024 के बाद हमेशा इनकी जो ऑक्यूपेंसी है वो 97% रही है, इंश्योरिंग स्टेबल इनकम एंड रिकरिंग रेंटल इनकम, स्ट्रॉन्ग टेनेंट प्रोफाइल एंड मिक्स, houses a diverse portfolio of multinational corporations, leading local brands and established rental tenant, strengthening revenue stability। इसमें ये बता रहे हैं कि लोकल और इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस की जो है इनकी, तो उनके मिक्स की वजह से जो है वो काफ़ी अच्छे मतलब इस्टेब्लिश्ड रिटेल टेनेंट्स है, जिसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी स्टेबल रहता है। फिर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग एक्टिविटीज़, रेगुलर इवेंट्स, प्रमोशन, सीजनल कैंपेन्स अट्रैक्ट हाई फुटफॉल। तो ये इवेंट्स भी करवाते हैं, प्रमोशंस, सीजनल कैंपेन्स वगैरह, जिसकी वजह से ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं। सपोर्टिंग रिटेल टेनेंट्स परफॉर्मेंस एंड रेंटल सस्टेनेबिलिटी, effective lease term management, a long-weighted average lease expiry for both mall and office towers ensure predictable income over the medium term। तो ये लीज वगैरह की भी जो भी वो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, उसमें भी कोई एक्सपायरी का उन्होंने मैकेनिज्म रखा हुआ है, जिसकी वजह से मीडियम टर्म में भी उनको रेवेन्यू आता है। स्ट्रेटेजिक रेंटल इंक्रीजेज, ये फिर जिस तरह सारे कमर्शियल बिल्डिंग्स का या इवन रेजिडेंशियल का होता है कि ग्रेजुअल ईयर टू ईयर इंक्रीजेज होती हैं रेंटल में, उससे भी इनकी रेवेन्यू जो है वो स्टेबल भी रहता है, बढ़ता भी है। फिर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट, तो पीरियोडिक इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वैल्यूएशंस जनरेट फेयर वैल्यू। हाँ, ये इसके बाद ना वो इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी वैल्यूएटर्स के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू भी लिखवाते रहते हैं हर साल के बाद या हर कुछ अर्से बाद, जिसकी बेस पे फिर वो ये जो बता रहे थे ना कि नेट एसेट वैल्यू इसकी कितनी है, यहाँ पे ऊपर कहीं जो बताया था इन्होंने यहाँ पे ये, तो उसमें एक ये भी चीज़ है कि फेयर वैल्यू भी उसकी लगाते रहते हैं और उसको भी फिर वो उसमें शामिल करके बताते रहते हैं, जिसकी वजह से फिर वो उसकी जो प्राइस वगैरह है वो भी ऊपर जाती है और उसकी बेस पे वो रेंट वगैरह और सब कुछ ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, रेवेन्यू का भी सोर्स बनता है वो। फिर इन्वेस्टर रिटर्न्स ओवरव्यू, डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स, ये जो जितने भी इन्वेस्टर हैं ना उन्होंने जो शुरू से इन्वेस्ट किया है तो उसमें बता रहे हैं कि कितना क्या एनुअलाइज्ड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो शुरू में जैसे ही कोई भी कंपनी लिस्ट होती है, तो जैसे ही ये लिस्ट हुई थी तो ज़ाहिर है वो 10 रुपीज़ पे लिस्ट होती है सबसे पहले, उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपीज़ होती है, लेकिन साथ ही जो फर्स्ट ट्रेडिंग होती है स्ट्राइक वैल्यू वो 11 रुपीज़ पे हुई थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिविडेंड डिक्लेयर्ड पिछले 10 साल में तकरीबन 14 रुपये का ये डिविडेंड दे चुके हैं, और अभी लास्ट क्वार्टर में भी 63 पैसे का दिया। तो अभी यानी कि किसी ने 10-11 रुपये का शेयर लिया था तो वो 15 रुपये तो सिर्फ डिविडेंड में ले चुका है 10 साल में, जो कि तकरीबन 140% बनता है। इसके अलावा मार्केट प्राइस भी उसकी 32 रुपये पे पहुंच चुकी भी है 10-11 रुपये से शुरू से, तो वो भी 192% कैपिटल गेन भी बनता है इनका। तो अगर मिला के देखें डिविडेंड और कैपिटल गेन को तो 332% तक बढ़ा है ये 10 साल में, जो कि एनुअलाइज रिटर्न 32% बनता है, जिसमें ज़रा ग्रेजुअली इसका डिविडेंड भी बढ़ता रहता है, उसकी वजह से फिर वो यूनिट प्राइस भी बढ़ती रहती है। तो बाकी यहाँ पे वो एंड हो गई थी। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हाईलाइट थी ना वो यही थी, ये जो इन्होंने इसकी नेट एसेट वैल्यू बताई थी, जिसकी वजह से इसकी प्राइस ऊपर जाने लग गई थी अचानक से। इसको अगर हम 1 मंथ के उसमें देखें ना तो ये काफ़ी एक अच्छा इंक्रीज है, जो कि अभी 34 कुछ पे है, ये वापस उस पे आएगा। तो अगर आपको उससे नीचे मिल जाए तो ये बेहतर है। और वैसे तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप अगर इसकी 5 ईयर चार्ट देखें तो ये देखें ना बढ़ता ही जा रहा है। 5 साल पहले 9 पे था, अभी 3 टाइम्स से भी ऊपर जा चुका है।
तो जैसा कि आपने देखा कि नैव जो है नेट एसेट वैल्यू डॉल्फिन सिटी रीट की करंट प्राइस से ऊपर है, तो कम से कम वहाँ तक तो प्राइस आएगी। और ये नैव आपने देखा होगा हिस्टोरिकली हर ईयर बढ़ रही है, तो अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यू है और एक तो वहाँ तक भी जाएगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ईयर टू ईयर इंक्रीज भी होता है। बाकी ये बड़ा कंसिस्टेंटली डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, बल्कि इसके तो बिज़नेस मॉडल ही ऐसा है कि इसकी जो इनकम होती है रेंटल और दूसरी, तो वो हर 3 माह बाद इन्होंने करनी ही होती है डिस्ट्रीब्यूट, उसको रखते नहीं है ये। उस लिहाज से भी ये इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का इरादा बन जाए तो उसके बाद फिर आप अपनी ही इसके अंदर करें रिसर्च और सोच समझ के अपने ऐसे पैसे जो कि आप काफ़ी अर्से के लिए लॉक कर सकें वही इन्वेस्ट करें, और पूरा मतलब एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के थ्रू आपको जाना चाहिए। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज की इन्वेस्टमेंट जो होती है ना, वो आपको पता है कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, उसकी वजह से चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज के नीचे आने की वजह से भी किसी शेयर की या यूनिट की प्राइस वगैरह ऊपर नीचे हो सकती है। उसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर में कुछ हो सकता है। तो खैर ये सारे डिस्क्लेमर्स हैं, कोई मतलब रियल रिस्क इस तरह नहीं है, लेकिन फिर भी इनहेरेंट रिस्क्स होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो उनको देख के और अपने जो आपकी रिस्क एपिटाइट है उसको देख के इन्वेस्ट करें। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में और पर्सनल फाइनेंस के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपने भी उनसे फ़ायदा उठाना हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।